The Radiomentary. अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम है सलमीन अंसारी. खुशामदीद कहते हैं आपको उस प्रोग्राम में जिसका नाम है रेडियोमेंट्री. हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र, बहुत ऑनर की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है आज जो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद आम पब्लिक उसको फलाही काम कहे, लेकिन फलाही काम वो है या नहीं, आई थिंक दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. एक ऐसा काम, एक ऐसा एजेंडा जो हमारे मुल्क ने टेकअप किया है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर अब नहीं तो फिर कब? एंड दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ तालीम. मेरे ख्याल में बहुत एक आम नॉलेज, आम फहम बात है. अलिफ ऐलान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी लोगों के कानों तक पहुँचा है. वो कौन लोग हैं, अलिफ ऐलान क्या है, किस तरह का काम कर रहे हैं? अलिफ ऐलान से मुतालिक एक शख्सियत जो मेरे गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद है, इमरान खान. अब पहली दफ़ा मैंने सुना, मैंने कहा ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है भाई आजकल के ज़माने में. बट विदाउट फर्दर अडू, इमरान, वेलकम टू द स्टूडियोज. Thank you very much. वेलकम टू Sama FM. We're delighted for you to be here with us. और मैं आपका कोई गंभीर सीरियस किस्म का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी. आप बहुत तालीम याफ्ता शख्स हैं, ये वी आर अवेयर ऑफ दैट. आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन हैं, आप क्यों अलिफ ऐलान का हिस्सा है, आप खुद अपनी जुबानी बताएं. जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में. जैसा कि आपने मेरा नाम और मेरा पस मंज़र थोड़ा सा बता दिया, तो मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर से है. और मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ कि जिसमें मैं अपनी फैमिली में पहला फ़र्द था कि जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में गया. ठीक. तो इस वजह से मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से इदराक है कि एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन कितना आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. बिल्कुल. सो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क to promote education. ठीक है. I think it's the right of every human being. It's the fundamental right of every human being to have access to education. क्योंकि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं. और ऑब्वियसली अगर हम एक सोसाइटी के लेवल पे भी देखें तो जब सोसाइटी में जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो एक बेहतर मुआशरा, एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा उससे तश्कील दे सकते हैं. बिल्कुल. मुस्तकबिल में कोई रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट जो है वो दिखाई देती है. ऑलराइट, सो यू बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पहले शख्स ऐसे थे जिसने फॉर्मली एजुकेशन हासिल की और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल तक हासिल की, तो दैट इज़ इंस्पिरेशन इनफ. लेकिन आपके दिमाग में भी ये ख्याल कैसे आया कि मुझे तालीम हासिल करनी चाहिए? बिकॉज इन पाकिस्तान इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ वेयर ये काफ़ी स्ट्रगलिंग फैक्टर है इवन इस डे और एज में कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन शायद उतनी अहमियत नहीं दी जाती. certain areas ऐसे हैं. आप as an individual, how did you step into education? I think it's a very, very interesting question. So, just like most of Pakistani students, I also went to a government school. Okay. और मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल की. तो शुरू में तो मुझे जो सोसाइटी के अंदर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, वो मैं जब देखता था तो मुझे, since I was very sensitive, so I wanted to bridge those socio-economic disparities. Obviously, just like the rest of people, I wanted to have a life where I have, all my basic needs are being fulfilled and, a prosperous life. तो उसमें मुझे somehow ये लगता था कि एजुकेशन जो है वो कर सकती है. लेकिन अगर मुझे गाइडेंस ना होती तो एक ज़िंदगी में मेरा एक स्टेज आ गया था जब मैं तकरीबन मैट्रिक के करीब पहुंच गया था. मुझे आई डिड नॉट नो एज टू व्हाट आई वांटेड टू डू इन फ्यूचर, हाउ वुड आई गेट मोर एजुकेशन. तो ऐसी सूरत में मेरे एक अंकल थे, एक डिस्टेंट अंकल थे, उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया. उन्होंने कहा कि यार आप education will open up the world for you, right? He made me very curious about the world. He started giving me books जिसमें literature था, novels थे, history की किताबें थी, उर्दू अंग्रेजी किताबें. तो अब मैं एक निस्बतन एक छोटे टाउन में रह रहा था और मैं I wasn't well traveled. I had not even come to Islamabad. Okay. तो
जब वो उन किताबों से मैंने फिर पूरी दुनिया की सैर की. मैं जब यूरोप की तारीख पढ़ता था तो मैं यूरोप की सैर करता था, अमेरिका की सैर करता था, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ता था मुख्तलिफ माशरों के बारे में. सो उससे मुझे बड़ी ना सिर्फ इंस्पिरेशन हुई बल्कि मैं किताबों से मोहब्बत पैदा हुई. तो ऑब्वियसली जब आप का एक रिश्ता इल्म के साथ कायम हो जाता है, व्हेन education is knowledge for you, education is not just means literacy, to an end. Education is not just about literacy, education is not about getting a job. Then obviously you want to get more education. Education becomes an end in itself for you कि जी तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है, तो ज़रूरी है, ज़िंदगी में एक बुनियादी चीज़ है जो आपने करनी है. So, but I'm going to hold on to this phrase of yours कि किताबों से जब मोहब्बत हो जाती है, because this is something, I think this is the basic difference between literacy and education. यही चीज़ होती है कि इंसान वो किताबी एक शक्ल मिल जाती है तालीम को, लेकिन मोहब्बत जो उसमें जो कंटेंट होता है उससे होती है आपको, आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यू अलाउ इट टू हेल्प यू डेवलप एज अ पर्सन. एंड आई थिंक डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में शायद यही फ़र्क होता है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, जो आप मुझे अभी ब्रीफ भी दे रहे थे अपना, कि यू आर बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट और एक सिविल एक्टिविस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अलिफ ऐलान के मुतालिक, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. जी, अलिफ ऐलान कैंपेन में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिविल सोसाइटी कैंपेन को मैनेज करता हूँ. ठीक है. तो उसमें हमारा पाकिस्तान में जब एजुकेशन के प्रॉब्लम्स का आप एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि एजुकेशन की डिमांड साइड का प्रॉब्लम. There is definitely problem on the supply side of education because the state is responsible for doing the service delivery of education. ठीक है जी, सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो स्कूल है सबसे ज़्यादा वो स्टेट रन करती है. प्राइवेट स्कूल्स की भी बहुत बड़ी तादाद है, वो बढ़ रही है, लेकिन स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट है उसमें भी आर्टिकल 25 है, ये कहता है कि इट इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन. तो स्टेट के एंड पे तो प्रॉब्लम्स है ही है, लेकिन डिमांड साइड पे भी प्रॉब्लम्स है. मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर मिसाल के तौर पे एक गांव है, उसके अंदर 4 स्कूल हैं. 4 स्कूलों में ना स्कूलों की बाउंड्री वॉल है, ना स्कूलों के अंदर पानी पीने की सहूलत मौजूद है, ना वहाँ पे उसातिज़ा आते हैं. आप अगर डेटा देखेंगे आपको पता चलेगा कि सैलरीज जा रही हैं उन उसातिज़ा को गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से. ठीक है जी, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी उनकी कोई नहीं. तो ऐसे में if the people of the village, if the parents, they come together and they start demanding that education is a fundamental right of their children, लिहाजा स्कूल में आप उसातिज़ा भिजवाइए, स्कूल में आप जो बुनियादी सहूलियात हैं वो दीजिए. और ये डिमांड्स जो हैं पेरेंट्स मुनज़्ज़म हो के अपने पॉलिटिशियन से कर सकते हैं, अपने ईडीओ से कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है अपने डीसीओ के पास जा सकते हैं. तो वो डिमांड साइड का जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से पूछते ही नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ा, उनके स्कूल में उस्ताद आया था नहीं आया था, स्कूल के अंदर सहूलियात मौजूद है या नहीं, उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वसाइल, जो रिसोर्सेस एलोकेट किए गए थे वो इस्तेमाल हो भी रहे हैं या उनमें कोई बदउनवानी हो रही है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं किसी और का. सो माई जॉब एट अलिफ ऐलान इज to organize parents, to organize civil society organizations so that all of them come together and they start demanding education reforms, ताकि वो एक अपनी रियासत से, हुकूमत से, अपने सियासतदानों से ये मुतालबा करें इकट्ठे होके कि तालीम हमारी तरजीह है, तालीम आपकी भी तरजीह बननी चाहिए और आपका ये फर्ज है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल में ये चीज़ें, बुनियादी सहूलियात फराहम करें, अच्छे तरबियत याफ्ता उसातिज़ा वहाँ पे लें. तो ये वो फिर हमारे जो है अलिफ ऐलान के एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं जो पूरे मुल्क में काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा जब हमने when we started the campaign we did a lot of research and we came to know that parents, especially underprivileged parents, they feel that they don't have the agency
राइट, they think they are not empowered, so वो डरते हैं अपनी डिमांड्स करने से और वो ऑर्गेनाइज नहीं है. तो हमारा काम है कि उन पेरेंट्स को बताना कि नहीं, हम आपकी we will help you, right, and if you will come together you can you can turn things around. You can turn things around. ठीक है, which is fantastic. और एक बात जो आपने बीच में कही कि डिमांड उतनी नहीं है, शायद people don't realize that they have a right to or they don't feel empowered enough. और अब मैं जो इसको जिस एलिमेंट में डाइवर्सिफाई करने वाली हूँ वो आपको बहुत शायद स्टीरियोटिपिकल लगे, लेकिन एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि आप ये नहीं समझते कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट पीपल इन द रूरल एरियाज, बिकॉज देयर इज सच अ डिस्पैरिटी इन द सोशियो इकोनॉमिक्स सेटअप इन पाकिस्तान. इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अंडर डेवलप्ड नेशन में इतना ज़्यादा है. जब बहुत ही टू से वेल एस्टैब्लिश्ड या मिडिल क्लास सोसाइटी भी इतना स्ट्रगल कर रही है विद सर्टन बेसिक्स, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, वी हैव सीन द कंट्री प्लंज बहुत बुरी तरह इन द पास्ट 5 years when it comes to basic things like बिजली and petrol and gas and all of that, and then महंगाई which is forever rising. तो when people who are able to sustain themselves well, जब उनको इतनी दिक्कत पेश आती है, आप क्या, and I'm not saying it justified कि गरीब आदमी चुप होके बैठ जाए, उनको ये भी सोचना चाहिए कि तालीम हासिल करेंगे उनके बच्चे तो कल को खड़े होके ये चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं. लेकिन इमोशनली डोंट यू थिंक इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर देम कि वो क्या करें, कि वो घर चलाएं या वो उस एनर्जी को कंजर्व करके किसी तरह हिम्मत पैदा करके जाके और अपनी राइट्स के लिए डिमांड करें कि हमारे बच्चों को तालीम दें. हाउ डू यू पीपल कन्विंस देम कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल सकती हैं? जी बिल्कुल. अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं लेट मी क्लैरिफाई कि जब हम कहते हैं कि एजुकेशन की उस तरह से डिमांड नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे होते कि लोग अपने बच्चों के लिए तालीम चाहते नहीं है, और ख्वाहिश मौजूद है, बिल्कुल ठीक लेकिन वो उसको वो मुतालबे की शक्ल में सामने नहीं लाते. ठीक है, वो आप मेजॉरिटी पाकिस्तानी पेरेंट्स की उनसे आप पूछें कि तालीम अच्छी चीज़ है बुरी, वो कहेंगे अच्छी है. आप उनसे पूछें आप चाहेंगे कि आपके बच्चे तालीम हासिल करें, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल चाहिए. ये इस पे तो इत्तेफाक है. आपका जहाँ तक ये सवाल है कि इस मुल्क में और ऐसे बुनियादी मसाइल दरपेश हैं कि उसमें पीपल आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. तो एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी कैसे बनेगी और हम कैसे हेल्प करते हैं. तो उसमें देखें, ये यू राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं, जिनका बच्चा वर्कशॉप पे काम कर रहा है 12 साल का, और वो उसको जो दिहाड़ी मिल रही है 150 रुपए 200 रुपए, उस पे घर के 4 बंदे जो है खाना खाते हैं, उनका चूल्हा उसी पे जल रहा है. तो ऐसे में तो उनके लिए उनका वो बच्चा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी है अगर उस बच्चे को स्कूल में डालें. तो देखें, इसमें हमारे जो एक्टिविस्ट, हम जब उनके पास जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपको इस तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस मौजूद है. ठीक है जी, कि आप कई जगहों पे शाम में स्कूल भी चल रहे हैं. ठीक है, तो आप अगर तो बिल्कुल ही सर्वाइवल का मसला है और आप इसको, हम आपको नहीं ये कह सकते कि आप बच्चे को बिल्कुल उठा के और स्कूल में ही सिर्फ डाल दें. आइडियली तो वही होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर आइडियल नहीं हो सकता तो सेकंड बेस्ट जो सिचुएशन है वो होनी चाहिए. ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे लोगों को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है, और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम वालिदैन से ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो हमें सुन रहे हो इस वक्त, कि देखिए, आपको अपना जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, ठीक है, जो कि मुस्तकबिल का फ़ायदा, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म में दिक्कत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है. तो अगर आप अपने बच्चे को जो कि 150-200 रुपए दिहाड़ ला रहा है आपके लिए, वो अगर कुर्बानी देंगे, आप खुद कोई काम कर लें, आप बाकी जो घर वाले वो कोई काम कर लें, कुछ मेहनत कर लें, उसको उस बच्चे से ही काम थोड़ा शाम को करा लें, आपको शायद कम पैसे कम आमदनी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपका बच्चा पढ़ के आपका जो मुस्तकबिल जितना बेहतर हो सकता है, जो प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, उसको भी आप देखें. और देखिए, ये बात तो अब इस पे तो कोई मेरा ख्याल है दो राय नहीं हो सकती कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है दुनिया में जो सबसे बड़ी इक्वलाइजर है.
ठीक है जी, कि जो माशरे में जो सोशल मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैंने आपको अपनी मिसाल भी दी, इस तरह की पाकिस्तान में हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे लोग कि जिनका ताल्लुक अंडर प्रिविलेज फैमिली से था, उनके घर वालों ने तकलीफ़ें देखी, उन्होंने कहा नहीं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चे पढ़ लिख के CSS करके ऑफिसर बने, इस मुल्क में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे। आपको ऐसे जजेस मिल जाएंगे, आपको ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे। तो इसमें तो मतलब हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है कि हम वालिदैन को कहें और वो मान जाए। ये डायलॉग है कि जब सोसाइटी के अंदर मीडिया की तरफ से भी यही नैरेटिव आ रहा होगा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से यही नैरेटिव आ रहा होगा, तब जाके जो है ना वो ये चीज़ चेंज हो सकती है। लेकिन अभी ऑब्वियसली इस तरह के नैरेटिव्स जो कि एजुकेशन के खिलाफ भी बड़े मौजूद है कि अच्छा इस सोसाइटी के अंदर तो सिफारिश पे नौकरी मिलती है, तो आप कौन सा तालीम हासिल कर भी लें तो कौन सा आपको, या फिर कहते हैं कि आप टेक्निकल कोई चीज़ सीख लें। टेक्निकल भी अच्छी बात है, वो भी सीखना चाहिए, लेकिन जो असल बुनियादी तालीम है उसका नेमुल बदल कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो आप जाहिर है सोसाइटी में लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो अपने राइट्स, अपने पॉलिटिकल राइट्स उनसे वाकिफ़ होंगे। इस मुल्क में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी, इसमें मेरिट की बालादस्ती होगी, तभी तो आपको हकूक मिलेंगे। एक अनपढ़ शख्स तो अपने हकूक से वाकिफ नहीं हो सकता, तो उसको तो अगर उसके साथ तो एक्सप्लॉइटेशन होती रहेगी, उसको तो मेरिट पे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक पढ़ा लिखा शख्स, उसके पास कई ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने हकूक हासिल कर सके, कानूनी तौर पे और इस तरह के रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर राइट, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड आवर एक्टिविस्ट्स दे have to have long dialogue, sustained dialogue, lot of patience, and they have to go back to those parents again. Right? They have to go back to those communities. But the key over here is finding some people within those communities, some parents who already believe in education, and they will convince use others. them as brand ambassadors. Right? And also the key is to find success stories from within those communities. कि देखें ये आपका लड़का, आपके गांव का लड़का पढ़ लिख के कहाँ पे पहुंच गया। बिल्कुल ठीक। तो फिर उससे वो एग्जांपल अगर सामने हो तो लोग कई दफा दे गेट रीड, मदद हो जाती है, एड हो जाती है। ऑलराइट देन, लेट्स कम टुवर्ड्स करंटली सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान एंड KP रीजन में अगर डिवाइड किया जाए ओवरऑल एजुकेशन की, व्हाट द सिचुएशन इज लाइक, एंड बहुत ज़रूरी है, गैदरिंग डेटा आई एम श्योर इज नॉट ईजी, और अक्सर मैनिपुलेट भी किया जाता है, इट हैपेंस इन एनी रिसर्च, बट रियलिस्टिकली व्हाट आर द स्टैट्स एज ऑफ राइट नाउ, एंड विच रीजन, इज देयर अ पर्टिकुलर रीजन इन चारों सूबों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को अफसोसनाक कहानियाँ कहाँ से निकलती हैं, सबसे पुअर स्टैट्स कहाँ से निकलते हैं, और उसका अगर आप बैकग्राउंड बताएं कि आप लोगों की सर्वे और आप लोगों की इंटरेक्शन के बेसिस पे क्या अंदाजा हुआ है कि क्यों एक पर्टिकुलर सूबे में ज़्यादा जो है वो तालीम की कमी है? देखें जी, आप ये सुन के मायूस होंगी कि हमारे चारों सूबों में द सिचुएशन इज वेरी बैड। ठीक है, कुछ चीज़ों में कुछ इंडिकेटर्स में आपको लगेगा कि एक सूबा बेहतर कर रहा है। वैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त there are 25 million children who are out of school, 2.5 करोड़ बच्चे। और सबसे पहले तो आप इस फिगर को जो है ना वो इमेजिन करने की कोशिश करें कि साउथ एशिया में ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी टोटल आबादी 2.5 करोड़ से कम है। ठीक है जी, इतनी बड़ी हम आबादी के एक हिस्से को अनपढ़ रख रहे, और ये ऑब्वियसली सोसाइटी के कोई एक मुतहर्रक और एक ऐसा ये कंट्रीब्यूट करने में ऑब्वियसली इनकी लिमिटेशंस होंगी जब ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी इंटरप्टिंग, 2.5 करोड़ जो आप फिगर कह रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल गए ही नहीं है? जी देखिए, इसमें 30% वो बच्चे हैं कि जो स्कूल गए थे लेकिन ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है, 70% out of these 25 million children have never been to school. Right, it's a huge figure. It is. So जो total हमारी 5 से 16 year old की जो population बनती है वो तकरीबन 50 million, उसमें से आधे जो है वो
स्कूल से बाहर, 50 से ऊपर। Okay. तो हम तो पहले तो मैं लेट मी क्लैरिफाई कि अलिफ ऐलान कोई अपना हम डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम गवर्नमेंट के डेटा को, मुख्तलिफ डेटा सेट्स को, गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, उनको कोलेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर जो है वो चीज़ें बाहर लाते हैं और मीडिया को यूज़ करते हैं एडवोकेसी के लिए अपने एक्टिविस्ट को। अच्छा, मैं 25 मिलियन जो फिगर है उसको हम ले लेते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इन 25 मिलियन में से 52% जो बच्चे हैं वो पंजाब में, और पंजाब में वैसे एजुकेशन के इंडिकेटर्स बाकी तीनों सूबों से बेहतर है। एजुकेशन गवर्नेंस इज बेटर इन पंजाब, येट 52% of these 25 million children are in Punjab. Absolute terms में, absolute terms में हमें बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह सिंध में इनमें से तकरीबन 25% है, इन 25 मिलियन में से केपी में 10% है, बलोचिस्तान में 7% है। लेकिन अगर आप एक सूबे के अंदर जो स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे, उनमें से कितने स्कूल में और कितने स्कूल से बाहर हैं, अगर ये देखें, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होगी, ये सिर्फ हम उस सूबे की हद तक एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो सूबा बलोचिस्तान है उसमें सबसे ज्यादा बुरी सूरत हाल है। क्योंकि बलोचिस्तान में जो ओवरऑल आबादी, जो बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के हैं, उनमें से 66% स्कूल जाते ही नहीं। 5 से 16 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना है, उसमें से 66% जाते ही नहीं। ठीक है जी। तो इसी तरह सिंध में मिसाल, हर सूबे के अपने अपने मुख्तलिफ एजुकेशन के गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। मसलन आप देखें तो पंजाब में इनरोलमेंट बढ़ी है पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा, 1 मिलियन के करीब नए बच्चे इनरोल हुए पिछले 2-3 सालों में। जो PMIU एक उन्होंने अलहदा एक यूनिट बनाई है, वो तो खैर पहले की बनी थी, उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर हुई है टीचर्स की। ठीक है, डेटा बेहतर अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिंध के अंदर जो है वो गोस्ट टीचर्स और गोस्ट स्कूल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। एक बड़ी तादाद ऐसे गोस्ट स्कूल्स के कि जिनके टीचर्स को सैलरीज मिलती हैं, गोस्ट स्कूल्स सिर्फ कागज पे एग्जिस्ट करते हैं, असल में स्कूल वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और किसी वडेरे ने स्कूल में अपनी जो है वो अपने घोड़े बांधे हुए हैं। यानी देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। और ये किसी भी एक मौजब माशरे में चीज इमेजिन करना जो है ना, बिल्कुल कि तालीमी इदारा एक बहुत मुकद्दस जगह होती है, वहां पे तालीमी इदारों को आपने अपना जो है ना वो स्तबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिंध में काफी ज्यादा है गोस्ट स्कूल्स। फिर गोस्ट टीचर्स का मसला है। अभी इस वक्त सिंध के अंदर एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन चल रही है गोस्ट टीचर्स के खिलाफ। ऐसे लोग जो कि सरकारी स्कूल में टीचर तैनात हैं, जिनको सैलरी हर महीने मिल रही है, लेकिन वो बतौर सहाफ़ी के काम कर रहे हैं या बतौर किसी और इदारे के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो मुल्क में है ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में नौकरियां कर रहे हैं। तो सिंध में इस तरह के मसाइल आपको मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, आई मीन दिस इज वेरी बोल्ड टू से, लेकिन आई थिंक ऐसे लोग असातिज़ा जो अपने आप को असातिज़ा कहते हैं, क्योंकि उस्ताद का दर्जा और रुतबा जो है वो बहुत ऊंचा होता है, जो ट्रू सेंस में जो उस्ताद होता है, ये लोग फिर देर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एज मच डैमेज इन अ कंट्री एज प्रॉब्ली अ टेररिस्ट वुड। ठीक है कि आप हलाल की कमाई, टैक्स पेयर्स की पैसों से, बेशक वो ज़्यादा पैसे ना सही, आप तनख्वाह लेके और तालीम के नाम पे एक धब्बा बन रहे हैं ऐसे मुल्क के लिए जिसको वैसे ही इतने मसाइल हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इट्स हॉरिबल। अच्छा, ओके, ये तो बिल्कुल, ये वाकई ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता है कि देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स हु आर वेरी इंस्पायरिंग डिस्पाइट all their limitations and meager resources, they are doing great। और हम जैसे लोग आज उन्हीं अच्छे उस्ताज़ा की वजह से हमने तालीम पाई, और ये सरकारी स्कूलों में ऐसे उस्ताज़ा भी मौजूद हैं। लेकिन एक माइनॉरिटी ज़रूर है कि जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रही, और उन सब की अकाउंटेबिलिटी हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, और मज़ीद कुछ अगर हम चीज़ें देख लें कि देखें, जो जेंडर डिस्पैरिटी एजुकेशन में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जो 25 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इसमें 55% बच्चियां हैं। तो इस मुल्क में, हमारे मुल्क में ख़वातीन के लिए, अभी भी लड़कियों के लिए, इफ़ यू आर ए गर्ल यू आर लेस लाइकली टू गेट एजुकेशन देन इफ यू आर ए बॉय।
मतलब खेत में जाके हाथ बटाना जो है वो अपने शौहर का या अब्बा का ठीक है, या घरों में जाके सफाइयाँ करना ठीक है बिकॉज घर चलाना है, लेकिन तालीम नहीं हासिल करवानी. बिल्कुल. तो ऐसा भी नहीं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट अलाउड टू लीव द हाउसेस. कुछ रीजन्स में आई एम श्योर यू फेस दैट. ठीक है, कल्चरली सकाफती बिना पे अगर देखा जाए तो जिस तरह आई एम अज्यूमिंग अगैन के बलोचिस्तान और KPK में शायद रेजिस्टेंस ज़्यादा होती होगी, या शायद अंदरून सिंध में भी ज़्यादा होती होगी अगर कल्चरली देखा जाए तो. आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. नहीं, इसमें देखें हम तो यही कहते हैं कि इतना कल्चर हमारा जो है ना वो कहीं पे भी प्रोहिबिट नहीं करता एजुकेशन. ठीक है, इसमें हाँ, इसमें रिलीजन और कल्चर से ज्यादा वही ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मतलब एक तरह से एक्सपीडियंसी जिसको पेरेंट्स समझते हो कि अच्छा ये बच्ची जो है ये तो बस इसने ये घर में हाथ बटाए. और ये रीजंस हमारे पास रिसर्च भी यही बताती है कि बजाय इसके कि लड़की स्कूल जाती रही है तो घर में वालदा का हाथ बताए घर चलाने में. लेकिन यू राइट, मैं किसी हद तक आपसे इत्तेफाक करूंगा. हमारा जो असल में जो कल्चर है ना वो तालीम के खिलाफ नहीं है. ठीक है, लेकिन अब लोग खुद कुछ लोग अपनी तंग नजरी की वजह से उन्होंने ये बना. जिस तरह हमारा जो मजहब है वो तालीम को कितनी अहमियत देता है और हम लोग समझते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं इस मुल्क में, और लेकिन तालीम की सूरत हाल आपके सामने है. तो इसके लिए खुदा न खास्ता हम अपने मजहब को तो नहीं. इसी तरह सकाफत हमारी जो है वो प्रोग्रेसिव है. सकाफत हमारी के अंदर बड़े प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन इसमें लोगों ने खुद जो है ना वो अपनी तंग नजरी की वजह से और अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से इस तरह की जो है वो रिवायात बना ली है जिनको खत्म होना चाहिए. इसी तरह देखें ये जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इसमें से मेजॉरिटी वो है जो कि अंडर प्रिविलेज गैर मुराती याफ्ता घरानों से जिनका ताल्लुक है. सो अगर आप बच्ची हैं, अगर आप गरीब घराने से आपका ताल्लुक है तो आप यू आर लाइकली to drop out of school, you might never enroll in school. So ये वो vulnerable segment हैं बच्चों के कि जिनको स्टेट को टारगेट करना चाहिए. सिविल सोसाइटी जो अगर एजुकेशन पे काम करती है तो इन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो तालीम से महरूम है वो यही सेगमेंट रहते हैं. और ऑब्वियसली ये सारे सूबों में फैले हुए हैं, फाटा से लेके आपके खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, सब जगहों पे. लेकिन ऑब्वियसली शहरों के अंदर जो एक चीज़ हुई है इसमें अब प्राइवेट स्कूल्स का जो रोल है ना वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर प्राइवेट स्कूल्स ने काफ़ी हद तक ये जो गैप है ना इसको फुलफिल किया. और प्राइवेट स्कूल्स का एक पॉजिटिव रोल भी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को एनरोल. लेकिन एक इसकी जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है वो ये है कि स्टेट जो है स्टेट की सर्विसेज से, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, लोगों का एग्जिट हो रहा है. लोग उससे निकलते जा रहे हैं. आपुर में सरकारी अस्पताल में जाने के बजाय हम एक प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करते हैं, हमें उधर बेहतर सर्विसेज मैसर आ रही. तो उसकी वजह से हमारे जो कौमी इदारे वो इन्हतात का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे लोग कि जिनका वॉइस मैटर करता है वो जाते ही नहीं है. ज़्यादा अंडर प्रिविलेज लोग जाते हैं कि जो जिनकी बात भी नहीं सुनी जाती. तो उनका मयार जो है ना, इसी तरह सरकारी स्कूलों का भी यही अलमिया है कि जो रूलिंग एलीट है, जो फैसले करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जिनको जो रेलेवेंट है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है सरकारी स्कूलों में, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. इस वजह से मसला उनका ज़ाती मसला नहीं है, इस वजह से वो मलकियत नहीं लेते. तो एक मेरा ख्याल है हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जो हमारे टैक्स पेयर हम जो टैक्स देते हैं उनके पैसों से जो हमारे इदारे बनते हैं, जो उनको हम इस्तेमाल करें, उनको बेहतर बनाएं. कि वो कैसे बेहतर बनेंगे? ये इतने ज़्यादा स्कूल, इतने ज़्यादा उसातिज़ा, आज भी हमारे सूबों के अंदर, सूबों का जो बजट होता है उसमें से तकरीबन 30% के करीब एजुकेशन पे स्पेंड किया है. ये अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो इन्हतात का शिकार हो रहा है दिन ब दिन, और जो बच्चे हमने तो अभी तक तो until now we've been talking about children who don't go to school or who get dropped out. What about those who are there? Are they learning anything? A lot of them, most of them are not. So ASER data, ASER research, which is about the quality of education, tells us that 50% of children who are in class 5, they can't read class 2 simple text. They can't
do simple digits that they should have learnt in class 2. So मयारे तालीम जो है ना वो भी इतना बुरा है कि 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की चीज़ें नहीं कर सकते हैं. So इस वजह से ये this is a very multi-dimensional problem. If you allow me, we can talk about some solutions. कि क्या? बिल्कुल, we'll talk about solutions, and one more thing. I mean, shed some light on this if you can. I'm sure you can. Evolve नहीं किया है education system when it comes to state and government education in terms of, at least मुझे जो लगता है कि जिस आपने जो highlight किया कि private और public sector में बहुत फ़र्क है, ज़्यादातर ममालिक में होता है, और इसी के ज़रिए आपको सोशियो इकनॉमिक सेगमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन भी आपके होते हैं. लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, व्हाट यू सेड राइट नाउ, नहीं होना चाहिए कि अगर एक पांचवी जमात का बच्चा क्लास 2 की किताबें नहीं पढ़ पा रहा है, एंड इफ़ यू कंपेयर इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड यू सी हाउ मच देयर बीइंग एक्सपोज टू, कि अब वो टैबलेट्स और वाइट बोर्ड्स पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इन प्राइवेट स्कूल्स, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी. तो प्राइवेट स्कूल्स अगर इवॉल्व किए हैं बिकॉज ऑफ चलो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट स्कूल शायद नंबर्स में बढ़ने के बजाय कंटेंट पे अगर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती तो थोड़ी बेहतरी शायद इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ही सही खरामा से आ जाती. अब स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स खोलने का इतना कोई फ़ायदा नहीं अगर कंटेंट इज गोइंग वर्स than what you choose to be 20 years ago. What do you have to say about this? I think you're right. State जो है वो हमारी बदकिस्मती से स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म नहीं आई, इस्लाह नहीं आई, ठीक है. और तालीम का भी यही मसला है. जिस तरह हम इस मुल्क में आप देखें लोग कई दिहाइयों से सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विस ना रिफॉर्म होती है और ना हमारे सिविल सर्वेंट्स रिफॉर्म होते हैं. तो इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी रिफॉर्म की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो सही एक रिफॉर्म या इस्लाह की ज़रूरत थी वो आई नहीं है. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि बजाय इसके कि आप क्वांटिटी बढ़ाते रहें, मजीद स्कूल खोलते रहें, जो आपके पास ऑलरेडी स्कूल मौजूद है उनको उनकी बेहतरी पे तवज्जो क्यों नहीं देते. तो इसके यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशन की इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो समझनी पड़ेगी. सो अनफॉर्चुनेटली a lot of politicians, I will say majority, uses the resources allocated for education as instruments of distribution of political patronage, right? वो उसको अपनी political positions को strengthen करने के लिए, political mileage gain करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. मसलन अगर कि schools की construction है तो उनके constituency में अगर schools की ज़रूरत नहीं भी है तो वो ले लेंगे. दूसरी साथ वाली constituency में, साथ वाले district में जिस जगह पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वो नहीं बनेंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बन जाएंगे. आप टीचर बजाय इसके कि मेरिट पे टीचर भर्ती हो, आपके जो फॉलोअर्स हैं जो पॉलिटिकली आप कहेंगे इनकी नौकरी लगवा देते हैं हम, ठीक है. इसी तरह स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन के जो ठेके हैं वो आप अपने उनको दे देंगे. तो फिर इससे रिफॉर्म नहीं आएगी. इससे आप जो है वो नेपोटिज्म अगर एजुकेशन में भी लाएंगे, मेरिट नहीं होगा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को आप अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करेंगे, तो चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे ये इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस हो. मैं आपको बड़ी दिलचस्प मिसाल दूं सिंध की. सिंध में पिछले चंद माह पहले करंट एजुकेशन मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि कई 100 टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट्स थी पिछले एजुकेशन मिनिस्टर के दौर में वो गलत थी, और इतनी बड़ी उसमें बेकायदियां थी कि सिंधी पढ़ाने वाले कई जो टीचर्स हैं वो उन्होंने ऐसे लोगों को भर्ती किया था. ऑब्वियसली सिंधी पढ़ाने वाले सिंधी होंगे या कोई ऐसे चंद ही शायद होंगे जिनको सिंधी नॉन सिंधी हो और वो सिंधी बोल सके. उन्होंने गिलगित के लोग और कुछ बंगाल, मतलब बुनियादी तौर पे बंगाली एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनको उन्होंने सिंधी के टीचर भर्ती किया हुआ था, ठीक है जी. तो और जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पिछले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी उसी पार्टी से थे जिससे ये है. तो वो यानी अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने एडमिट किया कि हम ये बेकायदियां हुई हैं. तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से रिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि स्टेटस को जो है उससे जो रूलिंग एलीट है वो उसका फायदा जुड़ा हुआ है, उनके इक्तदार को तकवीयत स्टेटस को से मिलती है. तब्दीली कैसे आएगी? हम ये समझते हैं कि
पाकिस्तान के मीडिया ने पिछले अरसे में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। पिछले 2 साल में आप देखें, जब से हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई है, और थोड़ा सा हम भी इसका क्रेडिट ले सकते हैं, तो उसकी वजह से जो एजुकेशन पे जो स्टोरीज आती थी मीडिया, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। और not only education stories in the media have increased, but their quality is also improved. So instead of talking about education very generically, now you will see stories where there's a lot of empirical evidence, right? Very specific stories कि जी अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट में इतने स्कूल बंद पड़े हुए, इतने टीचर्स नहीं आ रहे, और कुछ हमारा डेटा भी वो यूज कर रहे होते हैं। तो इससे एक जो है ना, वो नेशनल डिस्कोर्स में एजुकेशन को प्रोमिनेंस मिलेगी, इससे एजुकेशन पॉलिटिकली रेलेवेंट बनेगी। तो एक तो ये, इसी वजह से हम तमाम पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं कि आप इस इशू की ओनरशिप लें। You are partly responsible for the current state of things, so take ownership, take responsibility, and then they should also do planning, right? Already जो plans मौजूद हैं provinces की level पे, now obviously education has become a provincial subject, so provincial governments की ज़्यादा responsibility है। तो provinces की level पे plans बनाएं by using empirical evidence जो available है schools के बारे में, students के, उसको robust बनाएं, एक robust data regimes develop करें, और फिर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर तवज्जो दें, इनरोलमेंट कैंपेन चलाएं, एजुकेशन बजट को नीड बेस्ड बजट बनाएं, एजुकेशन बजट को इंक्रीज करें। हमें कहीं से कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, और चीजों से पैसे निकाल के एजुकेशन पे लगाने पड़ेंगे। हर साल एजुकेशन बजट को इन द मिडल ऑफ द ईयर कट डाउन ना कर दें कि कहीं और एलोकेट करने रिसोर्सेज। बिल्कुल, ठीक है। ये वो these are some steps that the government and the politicians, as parents, as citizens, there is a lot that we can do. As जिसका शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि आप the citizens, we live in a democratic country. There's democracy in Pakistan. So in democracy, the governments are supposed to be accountable. They are supposed to be responsive. And we should organize ourselves, and we should start demanding education at our sort of improved education, quality education for our children at our union council, at our tehsil level, at our district level, and that will really create pressure on the ruling classes or status quo के लिए जो लोग responsible हैं। ज़बरदस्त बात होगी। आई एम एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड। शुरू में आपको बताया भी था, आई बिलोंग टू द एजुकेशन सेक्टर माई सेल्फ, एंड दिस इज़ जस्ट, दिमाग थोड़ा खुलता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे कितना और ज़्यादा किया जा सकता है। एंड आई थिंक आम पब्लिक को, जिस तरह से आपसे जो एक बहुत ब्रीफ सी अभी गुफ्तगू हुई है, लेकिन आई थिंक आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना और समझना कि उनके पास वो ताकत है, उनके पास वो पावर है, वो खुद समझें, अपनाएं, ओनरशिप लें कि उनकी भी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। गिरबान से पकड़ने को कोई नहीं कह रहा, कदम कदम फूंक के रखना पड़ता है इंसान को, लेकिन ये तालीम एक ऐसा शोबा है जिसको अगर अभी अहमियत नहीं दी जाएगी, फ़रोग नहीं दिया जाएगा, तो फिर कब दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इमरान, इट्स फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू, गुड लक, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एंड योर टीम, एंड खुदा करे कि एक ऐसा दिन हम भी देखें जब पाकिस्तान में तालीम उस सतह पर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए जितनी कि किसी भी डेवलपिंग नेशन में होती है। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।